हाय स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हम एल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे। वाटर के साथ मैं आपको बता चुकी थी। अब ऑक्सीजन के साथ भी हमने डिस्कस कर लिया था ऑक्साइड्स का बनाना। आज हम बात करेंगे उसके आगे हाइड्रोजन के साथ उसकी रिएक्टिविटी। एल्कली मेटल्स रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन और डाइहाइड्रोजन और रिएक्शन हैं। तो ये हम डाइहाइड्रोजन की भी, अगर आपको याद होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने किया था कि अगर एल्कली मेटल्स में या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं जो कि ये एल्कली मेटल्स होते हैं, ये हमेशा हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो ये जो हाइड्राइड्स हैं, ये हाइड्राइड्स हमेशा आयोनिक या सेलाइन हाइड्राइड्स हम इनको बोलते हैं, आयोनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स। तो आयोनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो M है, जो एल्कली मेटल है, ये एल्कली मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा है हाइड्रोजन से, और जब इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा, और हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ दीज एल्कली मेटल्स इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स व्हाई in these ionic or saline hydrides M is the positive part, H will be the negative part of it. तो ये ionic और saline hydrides है। ये मैंने आपको हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी बताया था। अब alkali metals because of more electropositivity they always form in the hydride the positive part, लेकिन ये रिएक्शन जो है एलिवेटेड टेम्परेचर्स में होती है। लगभग 673 केल्विन का टेम्परेचर इसके लिए ज़रूरी होता है। लिथियम बीइंग स्मॉल इन साइज, जो टेम्परेचर है वो आपको, क्योंकि लेटेस्ट एंथैल्पी ज़्यादा है, साइज छोटा है, जो टेम्परेचर है थोड़ा सा ज़्यादा एलिवेटेड टेम्परेचर आपको रखना पड़ेगा, एंड इट इज़ 1073 केल्विन ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे जो एल्कली मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके हाइड्राइड्स देते हैं, और ये हाइड्राइड्स जो हैं आयोनिक या सेलाइन हाइड्राइड्स हम इनको बोलते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? अगर इन हाइड्राइड्स को आप पानी में डालेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। इन हाइड्राइड्स को अगर आप पानी में डालते हो तो ये हाइड्रोजन गैस देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मोल्टन हाइड्राइड्स हैं, मतलब आपने कुछ भी नहीं डाला है और इन हाइड्राइड्स को फ्यूज कर दिया है, यानी टेम्परेचर देके इनको मोल्टन स्टेट में ले आया है, और अगर अब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कौन कौन से पार्ट है इसमें? M पॉजिटिव है, H नेगेटिव है, तो ये अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे, और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है हमारा एनोड होता है, तो ये एनोड की तरफ जाएगा और वहाँ जाके ये ऑक्सीडाइज्ड होगा, इलेक्ट्रॉन देगा और H में कन्वर्ट होगा। 2 H मिला के हाइड्रोजन निकालेंगे। तो ये एक समझने वाली बात है, और याद रखने वाली बात भी है कि ये जो हाइड्राइड्स हैं एल्कली मेटल्स के, ये हाइड्राइड्स आयोनिक हाइड्राइड्स हैं। इसमें एल्कली मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है देन हाइड्रोजन। तो एल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हाइड्रोजन उनकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन लेगा, और आयोनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स में M पॉजिटिव H नेगेटिव है, आयनिक है। अब ये जो है एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे बनते हैं। लिथियम थोड़े ज़्यादा टेम्परेचर पे लिथियम हाइड्राइड फॉर्मेशन करता है, क्योंकि छोटा है, लेटेस्ट एंथैल्पी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है। ये हाइड्राइड्स में अगर आप पानी डालें तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और अगर आप इनका मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मोल्टन स्टेट में अगर आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोजन, क्योंकि नेगेटिव पार्ट है हाइड्राइड्स में, हाइड्राइड बोलते ही इसलिए है कि हाइड्रोजन नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव एनोड पे जाएगा और वहाँ जाके ऑक्सीडाइज हो गया हाइड्रोजन इवॉल्व करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द reactivity of alkali metals with dihydrogen, and they are forming ionic or saline hydrides. चलिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं, एंड दैट इज रिड्यूसिंग नेचर। White
an important property, reducing nature of alkali metals. इसको समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं और फिर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, मैंने कई बार लास्ट क्लासेस में आपको थोड़ा सा हिंट दिया है, तो देखते हैं रिड्यूसिंग नेचर क्यों इन alkali metals का सबसे ज़्यादा है या सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग होते हैं या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बताए थे तो मैंने बोला था कि ये जो alkali metals हैं, ये alkali metals चाहे फिर वो लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबीडियम हो या सीजियम, ये alkali metals हमेशा इनके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये आप सबको पता है, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बहुत कम एनर्जी पे डोनेट करके और अपनी स्टेबल जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहते हैं। तो बहुत जल्दी ये रिएक्ट करते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी इसलिए ज़्यादा है कि इनके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन होते हुए ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और जब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो एम पॉजिटिव आयन बनाते हैं। और ये मैंने आपको बोला था ये न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम्स हैं जो कि सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके और एम पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये जो एम पॉजिटिव आयंस है अब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में है और स्टेबल, तो यहाँ से ये अब अपनी रिएक्टिविटी को बहुत कम कर देंगे क्योंकि इनके पास ना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए और देने के लिए स्कोप बचा ही नहीं, क्योंकि अब अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस में एम पॉजिटिव। तो एम क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लास्ट आउटरमोस्ट शेल पे ही है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था, बाद में भी कई सारे लेक्चर्स में आपको बताया है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नोन एज ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, जो ऑक्सीडेशन करते हैं, वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स माने जाते हैं या होते हैं। अब इनको समझने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जिससे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे आप देखेंगे कि एलिमेंट्स को उनके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज पे रखा गया है। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, SRP बोलते हैं उनको। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स को उनके SRPs पे रखा गया है कि इलेक्ट्रॉन लेने की उनकी कितनी ज़्यादा टेंडेंसी है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सारे एलिमेंट्स को उस ऑर्डर में अरेंज किया गया है जिसमें उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी या टेंडेंसी दर्शाई गई है। अब आप क्या बोलेंगे मुझे कि ये जो alkali metals हैं ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन देते हैं, रिडक्शन नहीं करते, ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिडक्शन नहीं करते, रिड्यूस नहीं होते। बोले तो एम पॉजिटिव भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से वो अनस्टेबल पे नहीं जाना चाहता दोबारा इसके बाद, तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत कम है। तो जब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है और देने की ज़्यादा है मेटल एटम की, तो इनके SRPs जो हैं वो बहुत कम होते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिडक्शन नहीं करता और उसके लिए जो SRP वैल्यूज हैं वो मिनिमम मतलब नेगेटिव SRP ऑफ alkali metals। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको ये सबसे नीचे दिखेगा और जो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है वो है लिथियम, क्योंकि लिथियम का SRP सबसे ज्यादा नेगेटिव है -3.04। तो लिथियम तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को लेता ही नहीं है, लिथियम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, या उल्टा बोलूं तो लिथियम हमेशा बहुत जल्दी लिथियम पॉजिटिव में आता है इलेक्ट्रॉन लूज करके।
जरूर आ रहा होगा कि लिथियम तो पहला एलिमेंट है अल्कली मेटल का, साइज छोटा है, साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी तो इसकी कम है, तो ये कैसे सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। कल ही मैंने आपको या लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल जो है किसी भी चीज का रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो उसकी सिर्फ आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर डिपेंड नहीं करता है। तो पहले देख लें कि लिथियम क्यों बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है या इसका एसआरपी सबसे ज्यादा नेगेटिव है। देखिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब भी हमने मेटल लिया सॉलिड स्टेट में, आपने इसको मेटल गैशियस में कन्वर्ट किया। पहले मेटल सॉलिड स्टेट में ही होता है, उसको पहले आपको गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करना है। इस एंथैल्पी को या एनर्जी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन की एंथैल्पी, एटोमाइजेशन की एंथैल्पी या लेडस एंथैल्पी, जो भी आप बोलना चाहें। सो दिस इज जनरली नोन एज सब्लिमेशन। सॉलिड से गैशियस स्टेट में हमने इसको कन्वर्ट किया मेटल एटम। अब गैशियस मेटल एटम से ही इलेक्ट्रॉन का लॉस हो सकता है। ये मैंने आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी में पढ़ाया है कि न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस एटम कैन ओनली लूज द इलेक्ट्रॉन एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड इज ऑलवेज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी। So it is ionization energy. And the third one is metal ion in the gaseous state. पानी में डाल देंगे तो ये बनाएगा मेटल आयन इन द एक्वस स्टेट। और इस केस में जो एंथैल्पी रिलीज होती है हम उसको हाइड्रेशन की एंथैल्पी बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा कि जैसे ही मेटल आपने सॉलिड स्टेट में लिया वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, वो हमेशा गैशियस में आएगा सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू। पहले सब्लिमेशन से वो गैशियस स्टेट में आया, उसके बाद गैशियस में से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस एटम में से। उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। और जब आप पानी में इसको डालेंगे तो फिर ये एक्वस आयन बनेगा और ये हाइड्रेशन की एंथैल्पी है। किसी भी चीज का अच्छा रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना इन तीनों प्रोसेस का सम टोटल होता है। अब ध्यान से समझना, जब भी मैं सॉलिड मेटल एटम को एनर्जी दूंगी, एनर्जी देने पे ही तो वो गैशियस पे आएगा। सब्लिमेशन आप सबने देखा है, सब्लिमेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं आपने देखा होगा। चाइना डिश में अमोनियम क्लोराइड लिया, उसको बंसन बर्नर पे रखा, आपने एनर्जी दी तो वो गैशियस में गया, है ना, सब्लाइम हो गया। तो यहाँ पे भी सॉलिड से गैस में कैसे गया, आपने एनर्जी दी। तो ये जो एनर्जी है ये लगने वाली एनर्जी है, एटम को आपको देनी पड़ेगी। लगने वाली मतलब आपको देना पड़ेगा उसको, ठीक है, वो लेगा ये एनर्जी, मेटल एटम लेगा, ठीक। और इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये पॉजिटिव एनर्जी है। पॉजिटिव एंथैल्पीज का मतलब होता है प्रोसेस जो है उसमें एनर्जी आप दे रहे हैं सिस्टम को, मतलब इस एटम को आप एनर्जी दे रहे हैं, तो लगने वाली एनर्जी है। अब यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, सो दिस इज आल्सो एनर्जी रिक्वायर्ड। न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करके इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये भी लगने वाली एनर्जी है। दिस इज ऑल्सो एनर्जी रिक्वायर्ड। मैं इसको इंग्लिश में लिख देती हूँ, एनर्जी रिक्वायर्ड, दिस इज ऑल्सो एनर्जी रिक्वायर्ड। पर ये जो एनर्जी है, जब आपने मेटल आयन गैसियस स्टेट में पानी में डाल दिया तो ये एनर्जी निकलने वाली एनर्जी है। निकलने वाली एनर्जी यानी एनर्जी रिलीज्ड, एंड दिस इज द नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव, ओके। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव एंथैल्पी है, ये नेगेटिव। ये लग रही है, ये भी लग रही है और ये रिलीज हो रही है। अब आप ये समझिए कि
आयन एक्वा स्टेट में तभी आएगा जब ये निकलने वाली एनर्जी इन दोनों एनर्जीज को कंपनसेट कर दे। चलो एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ कि सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जरूरी है। गैसियस स्टेट से ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं मेटल आटम के। जो एनर्जी लग रही है आटम को वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है। उस गैसियस आटम में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाया, उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी रिक्वायर्ड। अब इस पॉजिटिव आयन में अगर आप इस पॉजिटिव आयन को पानी में डालोगे तो एनर्जी निकल रही है अगर, तो ये निकलने वाली एनर्जी अगर इन दोनों एनर्जीज को ओवरकम कर दे या कंपनसेट कर दे तो वो आयन जल्दी एक्वा स्टेट में बनेगा और इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज करेगा, मतलब ऑक्सीडेशन जल्दी करेगा। और ऑक्सीडेशन अगर जल्दी करेगा तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो लिथियम, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि साइज ऑफ आयन मैटर्स अ लॉट, तो साइज ऑफ आयन जो है वो लिथियम का सबसे छोटा होता है और इससे जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो सबसे ज़्यादा रिलीज होती है और इतनी ज़्यादा रिलीज होती है कि इन दोनों को बहुत जल्दी ओवरकम कर लेती है और जल्दी से एम पॉजिटिव या लिथियम पॉजिटिव एक्वा स्टेट में बनता है। इसलिए ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में और सबसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप इसको सबसे नीचे देखेंगे। ठीक है, साइज बढ़ता जाएगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी, रिलीज एनर्जी कम निकलेगी तो इन दोनों को ओवरकम नहीं कर पाएगी और ओवरकम नहीं कर पाएगी तो वो आयन जो है वो उतना प्रॉम्प्टली उतना जल्दी नहीं बनेगा और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बनेगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं हैलाइड्स। इस पे मैं एक क्वेश्चन भी अभी आपको करवाती हूँ जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे हैलाइड्स, रिएक्शन विद हैलोजन, रिएक्शन विद हैलोजन। सारे एल्कली मेटल्स हैलोजन्स के साथ में, सारे हैलोजन्स के साथ में रिएक्ट करेंगे। सारे एल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम, सारे हैलोजन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी के साथ में आपस में सभी का रिएक्शन होता है और ये हैलाइड्स बनाते हैं, मोस्टली आयनिक हैलाइड्स। तो अगर मैं लिखूं तो M plus X2 will give Mx and this X can be what? F Cl Br I और it is F2 Cl2 Br I2 और M जो है वो एल्किल होती है इसमें। तो मोस्टली द हैलाइड्स दे आर आयनिक इन नेचर, लेकिन लिथियम के जो हैलाइड्स हैं मोस्टली दे आर कोवलेंट। अब ये क्यों कोवलेंट है और थोड़ी सी हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी में जो हर बार मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन याद दूंगी, फिर हम बाद में जो प्रॉपर्टीज है उसमें इसकी एलैबोरेटेड स्टडी करेंगे। अब लिथियम का हैलाइड कोवलेंट हैलाइड्स कैसे? लिथियम का साइज स्मॉल है और ये जो स्मॉल साइज कैटायन है, क्योंकि अभी मैंने बोला दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, तो ये जो स्मॉल साइज कैटायन है ये क्या करता है, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी ऑफ द कैटायन एंड द साइज ऑफ द कैटायन विल बी द स्मॉलेस्ट, इसका पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर हम बोलते हैं। ये आप जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी पढ़ेंगे फेजन्स रूल के अकॉर्डिंग। तो फेजन्स रूल क्या है कि जितना छोटा साइज ऑफ आयन, जितना छोटा साइज और जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी, उसकी पोलराइजिंग पावर जो है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। और वो जो एनायन का इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये एनायन है, इसका ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एनायंस के, इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टॉर्ट कर सकता है। तो डिस्टॉर्शन लेके आता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। क्यों खींच लेगा? क्योंकि लिथियम पॉजिटिव छोटा आयन है, पोलराइजिंग पावर इसकी ज़्यादा है। ठीक है, अब जब इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है
क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, उसके इलेक्ट्रॉन्स को ये खींचेगा और जब उसके इलेक्ट्रॉन्स को ये खींचता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं बीच में आ जाते हैं। एक डिस्टॉर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो इसकी पोलराइजेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पोलराइजेशन पावर इसकी बहुत ज़्यादा है और ये एनायन भी डिस्टॉर्ट जल्दी होगा अगर ये एनायन का साइज बड़ा है। तो बिगर एनायन एंड स्मॉलर केटायन, इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है एनायन के वो कहीं ना कहीं बीच में आ जाएंगे और जब ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं सेंटर में आ जाएंगे तो जो बॉन्ड है वो कैसा होगा, कोवेलेंट। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स एनायन की तरफ है पूरे, देन केटायंस की तरफ से पूरे एनायन की तरफ चले गए, ट्रांसफर हो गया तो प्योरली आयनिक बॉन्ड है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स डिस्टॉर्शन के कारण, ये छोटे केटायन के डिस्टॉर्शन के कारण एनायन के इलेक्ट्रॉन्स अगर कहीं मिडल में आ रहे हैं, ये खींच रहा है, डिस्टॉर्टेड कर रहा है इसको, तो यानी पोलराइजेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है तो कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होता है। कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होता है बॉन्ड का अगर पोलराइजिंग पावर केटायन की ज़्यादा होती है, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है, डिस्टॉर्शन ज़्यादा होता है एनायन का, तो उसका कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होता है। और इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, आप यहीं से देख सकते हैं, छोटा केटायन, साइज छोटा होना चाहिए, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए और बड़ा एनायन जिसका इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के पास में नहीं होना, दूर स्प्रेड अप है, तो उसमें डिस्टॉर्शन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है और कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होता है। तो आप अब बता सकते हैं मुझे, अगर मैं बोलूँ लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट नेचर किसका, सबसे ज़्यादा कोवेलेंट नेचर होगा लिथियम आयोडाइड का। क्यों लिथियम आयोडाइड का, बिगर द एनायन, मोर डिस्टॉर्शन, मोर पोलराइजेशन एंड मोर ऑफ द कोवेलेंट nature. Okay, so this is one of the aspect. Now the second aspect of this halides are their solubility. क्योंकि आयोनिक हैलाइड्स हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन जहाँ पे भी कोवेलेंट नेचर आता है तो नॉन पोलर सॉलिड्स में इनकी सॉल्युबिलिटी देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे लिथियम फ्लोराइड से अगर मैं लिथियम आयोडाइड कर जाऊँ तो सॉलिबिलिटी का ट्रेंड क्या रहेगा। एक चीज़ आप सबसे ज़्यादा ध्यान में रखिए और वो ये है कि difference, larger the difference in the radii of bonded atoms, more will be the solubility. अगर जो दोनों एटम्स बॉन्डेड दिख रहे हैं आपको उस पर्टिकुलर एल्कली मेटल हैलाइड्स में, वो दोनों के बीच के रेडियाई में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। जैसे लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, आप बताइए डिफरेंस इन द रेडियाई इज मैक्सिमम वेयर। लिथियम फ्लोराइड छोटा कैटायन, छोटा एनायन, रेडियाई का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। यहाँ क्लोरीन बड़ा हो रहा है, लिथियम वही है, अभी हमने लिथियम को सेम लिया है, हमने हेलोजेंस को डिफरेंट लिया है, तो फ्लोरीन छोटा है, लिथियम छोटा है, साइज का जो डिफरेंस है वो सबसे कम है, फिर ये बढ़ते जा रहा है और सबसे ज़्यादा डिफरेंस इन साइज और एटॉमिक रेडियाई लिथियम आयोडाइड में होगा। तो अगर इसमें साइज या रेडियाई सबसे ज़्यादा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा होगा। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो जैसे लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, इफ आई गो फॉर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, किसके बीच का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, रेडियाई है। ये दोनों छोटे हैं, फिर ये साइज बढ़ रहा है। अभी हमने हेलोजन को सेम लिया, यहाँ पे हमने एल्कली मेटल को सेम लिया, अभी हमने हेलोजन को सेम लिया,
तो अगर हमने हेलोजन को सेम लिया है तो यहाँ पे फ्लोराइड सेम है, अब साइज बढ़ रहा है। अब साइज अगर यहाँ पे बढ़ रहा है तो हम क्या देखेंगे, डिफरेंस इन देयर रेडियस। तो यहाँ पे सीजियम फ्लोराइड में जो डिफरेंस ऑफ द रेडिया है वो सबसे ज़्यादा है, और ज़्यादा डिफरेंस इन द रेडिया ऑलवेज गिव्स मैक्सिमम सॉलिड। चलिए फिर से देखिए, साइज ऑफ द रेडिया अगर डिफरेंस इन साइज ऑफ द रेडिया अगर ज़्यादा है तो सॉलिबिलिटी ज़्यादा है, और अगर साइज का जो डिफरेंस है, जो एटॉमिक रेडिया डिफरेंस है मतलब वो कम है दोनों का, तो सॉलिबिलिटी भी कम है। अब यहाँ पे अगर लिथियम फ्लोराइड से लिथियम आयोडाइड पे जाएंगे तो सॉलिबिलिटी जो है वो लिथियम आयोडाइड की मैक्सिमम और लिथियम फ्लोराइड की लीस्ट है। और इसका अगर रीज़न पूछे तो ये रीज़न है कि लिथियम फ्लोराइड की लेटेस्ट एंथैल्पी, लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा है, बहुत टाइटली बॉन्डेड है, और इसीलिए इसकी जो सॉलिबिलिटी है वो सबसे कम। अगर मैं लिथियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम आयोडाइड की बात करूँ तो साइज का जो डिफरेंस है वो लिथियम आयोडाइड का मैक्सिमम है, तो इसकी सॉलिबिलिटी मैक्सिमम है, सॉलिबिलिटी इज मैक्सिमम। और सीजियम आयोडाइड का जो आयनिक रेडिया का साइज है, जो डिफरेंस इन द एटॉमिक रेडिया है, जो आयनिक रेडिया है, इसके जो साइज का डिफरेंस है वो लीस्ट है, इसलिए इसकी सॉलिबिलिटी भी लीस्ट है। और सॉलिबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा होगी, ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा कि लिथियम आयोडाइड सबसे ज़्यादा सॉलिबिलिटी, सीजियम आयोडाइड सबसे कम, क्योंकि इनका साइज का वेरिएशन डिफरेंस जो है मैक्सिमम है और इसके साइज का डिफरेंस जो है वो मिनिमम है। रीज़न क्या देंगे, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में अगर इसका रीज़न है कि सीजियम आयोडाइड की हाइड्रेशन की एंथैल्पी लीस्ट है, हाइड्रेशन एनर्जी इज लीस्ट, क्योंकि बड़े आयंस है, हाइड्रेशन एंथैल्पी लीस्ट होगी, और हाइड्रेशन एंथैल्पी लीस्ट होगी तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, गैसियस अमोनिया के साथ में तो ये जो है H पॉजिटिव ले लेते हैं और H पॉजिटिव रिलीज होते हैं, लेकिन लिक्विड अमोनिया के साथ में रिएक्शन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब रिएक्शन क्या डिफरेंट है इसमें ये देखें, एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा लिया है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो है सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। तो अगर कोई चीज़ का सोल्यूशन बनता है तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अगर डाइल्यूट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब मेटल एटम सोल्यूट है और अमोनिया जो है लिक्विड स्टेट में वो हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट है, मेटल एटम जो है वो हमारा सोल्यूट है, और डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब ये कम क्वांटिटी में है एंड दिस इज इन लार्ज अमाउंट्स। ठीक है, ये सॉल्वेंट है, तो सोल्यूट लेस है और सॉल्वेंट ज़्यादा है, डाइल्यूट सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, पानी में नहीं। अगर हम पानी की बात करें तो इसका जो आयोनाइजेशन होता है वो होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। H2O का जो आयोनाइजेशन है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में होता है। अब NH3 का भी आयोनाइजेशन होता है और ये आयोनाइजेशन होता है H पॉजिटिव एंड NH2 नेगेटिव। ये अगर मैं बोलूँ K1 है और ये K2 है तो K1 इज वेरी वेरी लार्ज देन K2, क्योंकि आयोनाइजेशन वाटर का ज़्यादा होता है देन लिक्विड अमोनिया। तो लिक्विड अमोनिया के कंपैरिजन में पानी का आयोनाइजेशन H पॉजिटिव OH नेगेटिव में ज़्यादा होता है। किस केस में H पॉजिटिव ज़्यादा होंगे? ऑब्वियसली पानी के आयोनाइजेशन के केस में H पॉजिटिव ज़्यादा होंगे। और यहाँ पे हम बोलते हैं कि अगर M है, एल्कली मेटल है, तो वो हाइड्रोक्साइड्स बना के हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, लेकिन लिक्विड अमोनिया में ये केस नहीं है।
लिक्विड अमोनिया में H पॉजिटिव ज़्यादा नहीं रहते हैं, लेस अमाउंट्स में होते हैं, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन वीकर आयोनाइजेशन है, तो H पॉजिटिव कम है। अब H पॉजिटिव कम है तो M जो आयोनाइज हो रहा है वो आयोनाइज हो रहा है M पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, ठीक है। M क्योंकि रिड्यूसिंग है, एल्कली मेटल है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीडेशन करेगा, तो ऑक्सीडेशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, M पॉजिटिव मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन को H पॉजिटिव नहीं मिल रहा है क्योंकि H पॉजिटिव कम है, आयोनाइजेशन कम है लिक्विड अमोनिया का, तो इलेक्ट्रॉन को H पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो सॉल्यूशन में ही एज इट इज है। तो M पॉजिटिव भी क्या कर रहा है, अमोनिया के साथ में अमोनिएटेड हो गया है, हाइड्रेटेड नहीं बोलते, पानी के साथ में हाइड्रेटेड बोलते हैं, अमोनिया के साथ में अमोनिएटेड बोलते हैं। तो ये मान लीजिए NH3 है, ये NH3 है, तो NH3 ने सराउंड कर लिया है मेटल आयन को और इट इज अमोनिएटेड मेटल आयन, हम इसको बोलते हैं अमोनिएटेड मेटल आयन। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है इसने इसके सराउंडिंग भी अमोनिया आ गया है, H जो है ये आ गए हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इसके अराउंड भी अमोनिया, हाइड्रोजन जो है जो पोलर एंड है वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आ गया है हाइड्रोजन, तो इनको भी हम अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रहता है सराउंडेड विद अमोनिया, और इसीलिए हम इस सॉल्यूशन को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, दिस इज नोन एज पैरामैग्नेटिक। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो विजिबल रीजन की रेडिएशंस को लेके ये एक्साइट होगा, वापस आएगा, और इसी तरीके से जो ये ट्रांजिएंट स्टेट में रहेगा, उससे मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था कि एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस कलर, तो इसका जो कलर है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन ये रखेगा। ये आपको याद रखना है कि ये मेटल आयंस अमोनिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स अमोनिएटेड, इलेक्ट्रॉन्स को उतने हाइड्रोजन नहीं मिल रहे हैं H पॉजिटिव जिनसे वो हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सके। सबसे अच्छे ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो किसी भी पॉजिटिव आयन में जाके लग जाएंगे और उसको रिड्यूस करेंगे, तो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। रिड्यूसिंग सॉल्यूशन हो सकता है, पैरामैग्नेटिक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और कलर दे रहा है सॉल्यूशन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर विजिबल रीजन में जो कलर है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये ब्लू कलर का होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात है, जहाँ पे जो सोल्यूट है मेटल वो कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है। अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे हम, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो है ये कलर जो है ब्रॉन्ज की तरफ जाएगा, कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल बिकम ब्रॉन्ज नाउ, ब्लू से वो ब्रॉन्ज की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर अप होने लगेंगे। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होंगे और अब जो नेचर है उस सॉल्यूशन का वो कैसा होता जाएगा, डायमैग्नेटिक। सो दिस इज ऑल अबाउट लिक्विड अमोनिया में रिएक्शन देख रहे हैं, मेटल एल्कली मेटल्स हैं, ये सोल्यूट है, सॉल्वेंट जो है लिक्विड अमोनिया है। अगर मेटल आयन एटम्स कम है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, लिक्विड अमोनिया ज़्यादा होगा। वाटर का आयनाइजेशन होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, अमोनिया का भी आयनाइजेशन H पॉजिटिव NH2 नेगेटिव में होता है, पर अमोनिया लीस्ट आयनाइज होता है, इसलिए इसके K2 वैल्यू कम है। अब आयनिक प्रोडक्ट इसका कम है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे ही मेटल आयनाइज होगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, क्योंकि उसको सफिशिएंट H पॉजिटिव नहीं मिल रहे इलेक्ट्रॉन को, वो सोल्यूशन में ही रहेंगे एज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है, सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है। जैसे जैसे आप मेटल एटम का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, सोल्यूशन का कलर ब्लू से ब्रॉन्ज होगा एंड इट विल बिकम डायमैग्नेटिक इन नेचर। सो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन करेंगे NCERT का, और उसके बाद में हम देखेंगे कि और क्या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं एल्कली।